नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे अरस्तू का त्रासदी सिद्धांत। अरस्तू का अनुकरण सिद्धांत मैं पहले ही करवा चुकी हूँ, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहां से कर सकते हैं। आज हम देखेंगे अरस्तू का त्रासदी सिद्धांत। देखिए, त्रासदी सिद्धांत की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अरस्तू ने नाटक के दो भेद माने हैं। एक माना है कामदी और दूसरा माना है त्रासदी। कामदी का मतलब यहाँ पर क्या है? कॉमेडी जिसे हम कहते हैं, वो क्या है? कामदी। कामदी का जो अंत है या कॉमेडी का अंत जो है वो सुखद घटनाओं से होता है, यानी इसका जो एंड है या अंत है वो क्या होता है? सुखद होता है। लेकिन जो त्रासदी है इसका अंत दुखद होता है। और यहाँ पर अगर देखें तो पाश्चात्य विद्वानों ने दोनों में से त्रासदी को श्रेष्ठ माना है। उनका तर्क यहाँ पर क्या है? त्रासदी को श्रेष्ठ मानने के पीछे वो मानते हैं कि करुणा और त्रास के उद्रेक द्वारा मनोविकारों का विरेचन होता है, यानी मानसिक तौर पर या मन के जो भाव हैं वो शुद्ध हो जाते हैं। तो त्रासदी को क्या माना है? श्रेष्ठ माना है। यहाँ अब अगर त्रासदी के अर्थ की बात करें तो त्रासदी अंग्रेजी के ट्रेजेडी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। इसका अभिप्राय क्या है? दुखांतक या दुखपूर्ण रचना। और कॉमेडी क्या है? ये सुखांतक या सुखपूर्ण रचना है। तो हम यहाँ पर अरस्तू के त्रासदी सिद्धांत की बात कर रहे हैं। अरस्तू ने इनकी जो रचना है या इनकी जो ग्रंथ है पेरिपोई इतिकेश, इसमें 6 से लेकर 19वें अध्याय में त्रासदी का विस्तार से विवेचन किया है, यानी इसके अंग कितने हैं, गुण क्या है, त्रासदी क्या है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा उन्होंने की है पेरिपोए इतिकेश में 6 से लेकर 19वें अध्याय में। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए। इसके बाद त्रासदी को लेकर जो परिभाषाएं हैं उसमें मैंने 3 परिभाषाओं को यहाँ शामिल किया है। सबसे पहले अरस्तू के विचार हैं। ये क्या कहते हैं कि त्रासदी गंभीर स्वतः पूर्ण रचना है, यानी गंभीर भाव से युक्त है और स्वयं में ही पूर्ण हो जाती है, जिसका एक निश्चित आयाम होता है। ये दुख पूर्ण कार्य व्यापार है, यानी यहाँ पर मुख्य भाव क्या है? दुख से परिपूर्ण भाव होता है, जिसका मूल लक्ष्य दूषित विचारों का शमन करना है, यानी दूषित विचारों का नाश करना है, उनको खत्म करना है। देखिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे मान लीजिए हम कोई नाटक देखते हैं, उसमें कोई ऐसी घटना आती है जब हमारी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। जब आंखों से आंसू बहते हैं तो हमारा उसके थोड़ी देर बाद हमारा मन हल्का महसूस करता है। उसका मतलब क्या है कि हमारे मन में भी अगर कोई दूषित या दुख से परिपूर्ण विचार थे वो समाप्त हो गए। किसके साथ? आंसुओं के साथ, यानी उस दुख दूषित विचारों का क्या हो गया? शमन हो गया। इसके बाद प्रोफेसर बूचर हैं, ये कहते हैं कि त्रासदी व दुख पूर्ण कार्य योजना है जिसमें घटनाओं का संयोजन इस तरह से किया जाता है कि वे घटनाएं दूषित मनोविकारों के निष्कासन में सहायक होती है। यानी उस त्रासदी को देखकर, पढ़कर, सुनकर मानव के मन में जो दूषित विकार हैं वो समाप्त हो जाते हैं, वो बाहर निकल जाते हैं, उनका शमन हो जाता है। यही बात प्रोफेसर बूचर ने भी कही है। एटकिंस क्या कहते हैं कि वह दुकान तक रचना, यहाँ ध्यान दें, ये वो दुखांतक रचना है, दुखांतक रचना जिसमें उद्वेग पूर्ण घटनाओं से विचारों का परिमार्जन किया जाता है, क्या कहलाती है? त्रासदी कहलाती है। ये तो दुख से परिपूर्ण रचना है जिसमें जो हमारे विचार है या भाव है वो परिमार्जित होते हैं, यानी उसमें परिवर्तन होता है, शुद्ध होते हैं, वो क्या कहलाती है? त्रासदी कहलाती है। तीनों परिभाषाएं लगभग एक ही जैसी है, नाम आपको याद करने हैं। अरस्तू है, प्रोफेसर बूचर है और एटकिंस है। इसके बाद बात करें त्रासदी के उद्देश्य। देखिए, अरस्तू ने त्रासदी के 3 उद्देश्य स्वीकार किए हैं। ये मानते हैं कि त्रासदी का पहला उद्देश्य क्या है? भव्यतर चित्रण। ध्यान रखें कि उद्देश्य कितने हैं? 3 है। भव्यतर चित्रण प्रस्तुत करना, दूसरा है विचारों का शुद्धिकरण और तीसरा है दूषित विचारों का उत्तेजना के माध्यम से शमन। देखिए, दोनों का भाव एक ही है, लेकिन एक तो विचारों का शुद्धिकरण, विचार तो अच्छे और बुरे दोनों ही हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट तौर पर जोर देकर इन्होंने कहा है कि दूषित विचारों का उत्तेजना के माध्यम से, यानी हम उन भावों में उत्तेजित हो जाते हैं जिससे हमारे दूषित विचारों का शमन होता है। तो मूलतः इन्होंने 3 उद्देश्य माने हैं त्रासदी के। अब बात करते हैं त्रासदी के अंगों की। अरस्तू ने त्रासदी के 6 अंग स्वीकार किए हैं। कौन कौन से हैं? पहला है कथानक, दूसरा है चरित्र चित्रण, तीसरा है पद रचना, चौथा विचार तत्व, पांचवा है संगीत
और छठा क्या है, दृश्य विधान। यानी जब त्रासदी की रचना की जाती है तो इन सभी अंगों का ध्यान रखा जाता है कि ये सभी अंग इसमें महत्वपूर्ण भूमिका में है। तो जब भी किसी त्रासदी की रचना की जाए या जो भी काव्य त्रासदी पूर्ण हो, उसमें इन सभी बातों का पूर्णतः ध्यान रखा जाए। आज हम यहाँ पर कथानक का विवेचन करेंगे। मूलतः आज हम कथानक के बारे में ही जानेंगे, क्योंकि ये अगर सभी के बारे में एक साथ करेंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो त्रासदी का सबसे प्रमुख अंग यहाँ पर कथानक है, और आज इस वीडियो में हम कथानक के बारे में विस्तार से जानेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कथानक के भेद, कि त्रासदी का जो प्रमुख अंग कथानक है उसके कितने भेद होने चाहिए। अरस्तु ने इसे 2 भागों में बांटा है। कथानक के भेद को कितने भागों में बांटा है ये ध्यान रखें। कथानक के 2 भेद हैं। कौन कौन से हैं? एक है विषय के आधार पर और दूसरा है रचना के आधार पर। पहला है विषय के आधार पर कथानक और दूसरा क्या है, रचना के आधार पर कथानक। ये क्या कहते हैं? विषय के आधार पर कथानक को भी इन्होंने 3 तरह का माना है। पहला है दंत कथा मूलक, दूसरा है कल्पना मूलक और तीसरा है इतिहास मूलक। जो दंत कथा मूलक कथानक है, ये कथानक वो कथानक होता है जिसमें सुनी सुनाई बातों को आधार बनाकर त्रासदी की रचना की जाती है। आप ये ध्यान में रखें कि दंत कथा मूलक कथानक कौन सा है, जिसमें सुनी सुनाई कथा के आधार पर त्रासदी की रचना की जाती है, वो है दंत कथा मूलक। दूसरा क्या है, कल्पना मूलक कथानक। इसमें रचनाकार अपनी कल्पना के आधार पर त्रासदी की रचना करता है या कथानक की रचना करता है। तीसरा है इतिहास मूलक। इतिहास मूलक कथानक कौन सा होता है? इतिहास की सरल घटना पर जो आधारित हो, यानी पहले जो घटना घटित हो चुकी है उसको आधार बनाकर कथानक के रूप में जब लेता है तो वो कौन सा है? इतिहास मूलक कथानक है। तो ये कथानक का पहला भेद है विषय के आधार पर, और विषय 3 प्रकार के हो सकते हैं, दंत कथा मूलक, कल्पना मूलक और इतिहास मूलक। ये आप ध्यान में रखेंगे। अब दूसरा भेद है रचना के आधार पर। रचना कैसी हो सकती है? सरल या जटिल। यानी कथानक कैसा हो सकता है? सरल कथानक या जटिल कथानक। देखिए, बिल्कुल वैसे ही है। देखिए, सरल कथानक का मतलब क्या है? जो सरल हो। सरल में एक ही कथा होती है, ध्यान में रखें। जटिल में अनेक कथाएं हो सकती हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम रामचरितमानस की बात करें तो रामचरितमानस में अगर देखें तो राम के जन्म से लेकर अनेक कथाएं चलती हैं उसमें। कहीं पर किसी जंगल में ऋषि मुनि का वर्णन आ जाता है, फिर कहीं सुग्रीव की बात आती है, कहीं बाली की बात आती है, कहीं हनुमान जी से मुलाकात की बात आती है। तो वो जटिल है, यानी उसमें एक कथा में अनेक कथाएं हैं। लेकिन अगर हम सुंदरकांड की बात करें तो वहां किसकी कथा चल रही है? वहां केवल और केवल हनुमान की कथा चल रही है, हनुमान की गाथा चल रही है, हनुमान के क्रियाकलापों को आधार बनाया गया है, तो वो सरल है। और जब पूरे रामायण को देखें या पूरे रामचरितमानस को देखें तो वो क्या है? अनेक कथाओं का मिश्रण है, तो वो कैसा कथानक है? जटिल कथानक है। तो यहाँ पर अरस्तु ने जटिल कथानक के अंग स्वीकार किए हैं, और वो कितने अंग स्वीकार किए हैं? वो 3 अंग माने हैं जटिल कथानक के। आप ये ध्यान दें, सरल कथानक में एक ही कथा है, और ये आप ये भी यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं कि अरस्तु ने सरल कथानक को महत्व दिया है। पूछा जाए या जब आप ये प्रश्न लिखें तो सरल कथानक का पॉइंट बनाकर आप लिख सकते हैं कि अरस्तु ने सरल कथानक को महत्व दिया है, क्योंकि इसमें केवल एक ही कथा या एक ही घटनाक्रम शामिल रहता है। जटिल कथानक, दूसरा पॉइंट अब बनाइए और उसमें लिखिए कि जटिल कथानक में एक से अनेक कथाओं का वर्णन रहता है, या एक कथा में अनेक कथाओं को शामिल किया जाता है, या अनेक कथाएं उसमें अंत तक चलती हैं। इस कथानक के 3 अंग अरस्तु ने स्वीकार किए हैं। पहला अंग कौन सा है? महांतरेटी। देखिए, महांतरेटी क्या है? यहाँ पर महांतरेटी का मतलब है बड़ी भूल, यानी अज्ञानता में जब नायक कोई बड़ी भूल कर बैठता है उसे हम क्या कहेंगे? महांतरेटी कहेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो नायक के चरित्र पर इसका कोई प्रभाव नहीं आता, यानी यहाँ पर नायक के चरित्र का पतन नहीं माना जा सकता। क्यों नहीं माना जा सकता? क्योंकि हमने यहाँ पर एक शब्द डाल दिया है, अज्ञानता। यानी नायक ने जानबूझकर वो भूल नहीं की है, अज्ञानता के कारण या त्रुटि के कारण वो घटना घटित हो गई है। इसीलिए ये नायक के व्यक्तित्व की बात है, या उस कथानक की मूल घटना
कोई महान त्रुटि को आधार बना लिया जाए तो यानी वो अज्ञानता के कारण नायक से हुई है। उसके बाद जटिल कथानक का दूसरा अंग क्या है, या दूसरा अगर देखें तो वो क्या है, स्थिति विपर्य। यानी विपर्य यानी विपरीत, क्या विपरीत, स्थितियों के, यानी जब परिस्थितियां आशा के विपरीत हो और कोई कार्य हो जाता है तो उसे क्या कहेंगे, यानी आशा के विपरीत कोई कार्य जब हो जाता है, ऐसे में परिस्थितियां भी अनुकूल नहीं है तो वो क्या है, स्थिति विपर्य है। यहाँ पर नायक को उम्मीद नहीं होती कि ऐसी घटना घटित हो जाएगी, लेकिन वो हो जाए, जैसे बिल्कुल वैसे ही जैसे सीता का हरण, राम ने नहीं सोचा था कि वो इस तरह हिरण के पीछे जाएंगे और सीता का हरण हो जाएगा, लेकिन हो जाता है क्योंकि लक्ष्मण उसकी रक्षा के लिए बैठे हैं, तो सीता का हरण कोई कैसे कर सकता है। लेकिन राम को ये आशा नहीं थी, परंतु घटना घटित हो गई। अभिज्ञान, अभिज्ञान का मतलब क्या होता है, यहाँ पर अभि का मतलब क्या होता है, विशेष, यानी विशेष, ज्ञान का मतलब विशेष बात का पता चल जाना या सत्य का ज्ञान हो जाना। इसमें क्या है, नायक जब सच्चाई को जान जाता है तो वो अभिज्ञान के अंतर्गत आता है। तो ये जटिल कथानक के 3 अंग है, इन तीनों आधार पर जटिल कथानक आगे बढ़ता है और उसमें अनेक कथाएं शामिल होती चली जाती है। तो यहाँ पर कथानक के 2 भेद हैं, विषय के आधार पर और रचना के आधार पर। विषय के आधार पर कथानक के फिर से 3 भेद हैं, दंत कथा मूलक, कल्पना मूलक, इतिहास मूलक। रचना के आधार पर कथानक के 2 भेद हैं, रचना सरल कथानक और जटिल कथानक। जटिल कथानक के भी आगे इन्होंने 3 अंग स्वीकार किए हैं। उम्मीद कर रही हूँ कि आप इसे अच्छे से समझ रहे हैं। जब पेपर में लिखेंगे तो सभी पॉइंट को अलग अलग विस्तार से आपको यहाँ पर बताना है, इतना लिखने से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर आप बताओगे कि दंत कथा मूलक क्या है, जो सुनी सुनाई बातों पर आधारित हो उसे दंत कथा मूलक कथानक कहा जाता है। कल्पना मूलक कथानक क्या है, जो रचनाकार की या कवि की कल्पना पर आधारित हो वो कल्पना मूलक कथानक है। इतिहास मूलक कथानक कौन सा है, जो इतिहास की सरल घटना पर आधारित हो उसे इतिहास मूलक कथानक कहा जाता है। ये सब बातें आप पेपर में लिखेंगे। अब जानते हैं कि अरस्तु ने कथानक में कौन कौन से गुणों का होना आवश्यक माना है। देखिए, सबसे पहले इन्होंने जो मूल गुणों की चर्चा की है उनकी संख्या भी आपको क्या ध्यान में रखना है कि 6 हैं। उसमें सबसे पहले आता है एकान्विति। एकान्विति से तात्पर्य यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो भी कथानक है उसमें एक ही कार्य हो, या जो भी कार्य हो रहा है उसमें एकता का भाव हो, उबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए। कि मानव जीवन बहुत ज्यादा अस्त व्यस्त है तो ये मानते हैं कि उस अस्त व्यस्तता को इस कथानक में शामिल नहीं करना है। जो भी घटनाक्रम चल रहा है वो नियमों के अनुसार चलता रहे, या उसी एकान्विति में या उसी प्रकार से आगे बढ़े। तो यहाँ पर विस्तृत जीवन को नाटक के रूप में प्रस्तुत किया जाए तो उसमें काट छांट तो करनी पड़ेगी, लेकिन वो काट छांट एक रूप से हो, उसमें व्यवस्था बिगड़े नहीं, या उसमें कुछ ऐसी व्यवस्था बिठाए कि वो एकता उसमें प्रतीत हो, यानी वो पूरा कथानक बंधा हुआ प्रतीत हो, उसे क्या कहेंगे, एकान्विति कहते हैं। यहाँ अरस्तु के जो विचार हैं वो क्या कहते हैं, ऐसे कार्य व्यापार को कथानक की धुरी बनाना चाहिए जो सही अर्थ में एक हो। इसका मतलब क्या है कि उसकी संघटना ऐसी होनी चाहिए कि एक अंग को भी अपनी जगह से इधर उधर करे तो संपूर्ण छिन्न भिन्न और अस्त व्यस्त हो जाए, यानी क्रमानुसार एक लय में, एक ताल में, या एक क्रम के अनुसार पूरा कथानक बंधा होना चाहिए। दूसरा क्या है, पूर्णता। जो भी हम कथानक लें उसमें कथानक आदि, मध्य और अवसान, यानी जो उसका अंत है या जो उसकी समाप्ति है, इसे अवसान भी कह सकते हैं। अवसान, जो अवसान है वो निश्चित तरीके से पूर्ण हो। तो यहाँ पर क्या है, एक ऐसी गुंथी हुई, जैसे गुंथी हुई फूलों की माला होती है, उसी के समान कथानक होना चाहिए, यानी वो अपने आप पे पूर्ण होना चाहिए। पूर्णता का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो जिज्ञासा है वो जिज्ञासा पूर्ण होनी चाहिए, जो दर्शक की या श्रोता की जिज्ञासा है वो पूर्णता को प्राप्त हो, शांत हो। उसके बाद तीसरा यहाँ पर हम ले सकते हैं कौतूहल। कौतूहल का मतलब यहाँ पर क्या है कि जब हम कथानक को पढ़ें, सुने, देखें तो वो क्या, उसमें हमारी रोचकता उत्पन्न हो, यानी रोचकता का भाव उसमें होना चाहिए।
हमारा मन करे एक घटनाक्रम के बाद दूसरे घटनाक्रम को जानने के लिए, हम आगे के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो जाएं, कौतूहल का भाव हमारे भीतर हो, चाहे वो कोई भी घटना क्यों ना हो, उसका पूर्वाभास पहले ही हो जाए, लेकिन उसका प्रस्तुतिकरण या उसका आगमन अचानक से हो, तो वहां पर क्या है, रोचकता बनी रहती है। उसके बाद क्या है, संभाव्यता। संभाव्यता से तात्पर्य यहाँ पर क्या है, ऐसी घटनाओं को शामिल करना चाहिए जो घटनाएं इस समाज में या इस संसार में संभव प्रतीत हो, केवल कोरी कल्पना वाली घटनाएं ना हो। यानी घटनाएं कैसी हो, ऐसी घटनाएं जो संभव प्रतीत हो, जिन पर भरोसा किया जा सके, ऐसी घटनाओं को शामिल करना चाहिए कथानक में। तो यहाँ संभाव्यता को उन्होंने विशेष रूप से महत्व दिया है। उसके बाद है सहज विकास। जो भी कथानक है उसका विकास सहज हो। यहाँ पर क्या है कि मूल जो कथानक है वो सहज गति से आगे बढ़े और सभी घटनाएं और क्रियाकलाप उससे जुड़े हुए हों। अचानक से कोई मोड़ आ जाए या अचानक से कोई घटना सामने आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सहज रूप से उस घटना का पूरा विकास होना चाहिए। उसके बाद अंतिम क्या है, साधारणीकरण। यानी हम एक क्रम से लेकर अंतिम, जब पाठक, दर्शक या श्रोता है वो जब साधारणीकरण को प्राप्त कर लेता है तो कथानक अपने आप में सफल कथानक माना जाता है। तो यहाँ पर ये मानते हैं कि जो भी क्रियाकलाप, जो भी घटनाएं दर्शक या पाठक देख रहे हैं वो उसमें सरोबार हो जाएं, वो उसमें एकाकार हो जाएं, तो वो कथानक क्या है, वो कथानक साधारणीकरण को प्राप्त होता है। यानी दर्शक, पाठक और उस घटना के बीच में जो कार्य व्यापार चल रहा है, जो क्रियाएं चल रही है, उस घटना से जो दर्शक है वो आनंद भी प्राप्त करें और उस आनंद के भाव के साथ साथ यहाँ पर केवल आनंद का मतलब ये नहीं है कि देख लिया, 1 मिनट के लिए हंस लिए और आगे चल दिए। यहाँ पर साधारणीकरण में जो आनंद का भाव है वो कैसा है, वो मन को प्रभावित करने वाला भाव है। यहाँ तादात्म्य स्थापित हो जाता है, किसमें, जो रचना है और जो दर्शक, श्रोता या पाठक है उसके बीच में साधारणीकरण का भाव। यानी वो जो भाव है, जो मान लीजिए किसी मंच पर कोई नाटक चल रहा है, उस नाटक में कोई ऐसी दुखद घटना आती है जिसमें नायक की मृत्यु है या नायिका की मृत्यु है, तो अगर नायक की मृत्यु हो जाती है तो नायिका उसके पास बैठकर रो रही है, तो ये जब दृश्य पाठक जब पढ़ रहा है या दर्शक जब मंच के सामने बैठकर देख रहा है, उस नायिका के आंसू के साथ साथ दर्शक की आंखों में भी आंसू आ जाए, तो वो हृदय का आनंद है, वो तादात्म्य है। यानी उन दोनों में तालमेल हो जाता है, वो क्या कहलाता है, साधारणीकरण कहलाता है। और ये सबसे श्रेष्ठ गुण है। अगर किसी रचना का साधारणीकरण हो जाए तो वो रचना सफल रचना कही जाती है। तो ये गुण है कथानक के 6 गुण माने हैं। इनको आप 2-2, 3-3 लाइनों में विस्तार से लिखेंगे तो ये प्रश्न के लिए आपको बहुत अच्छा प्रश्न आपका तैयार हो जाएगा। यहाँ पर ज्यादा गूढ़ या बहुत कठिन भाषा को समझने की जरूरत नहीं है, केवल शब्द का अर्थ समझें। एकान्विति यानी एकता स्थापित हो जाए पूरे घटनाक्रम, कार्यकलाप या कथानक में। पूर्णता हो, पूर्णता किसमें, शुरुआत में कथानक का जो मध्य भाग है या अंतिम जो भाग है वो अपने आप में पूर्ण हो। हमारे मन में कथानक को लेकर रोचकता का भाव उत्पन्न हो, उसमें जो घटनाएं हैं वो संभव प्रतीत हो। सहज सरल विकास होना चाहिए, क्रमानुसार विकास होना चाहिए। और अंतिम क्या है, उस रचना का जो मुख्य भाव है उसका साधारणीकरण अगर हो जाए तो रचना सफल रचना मानी जाती है। तो ये त्रासदी के कथानक के गुण हैं। देखिए यहीं पर मैं रचना विधान की भी चर्चा कर लेती हूँ। यहाँ पर टाइपिंग में वो रह गया है, तो लेकिन क्योंकि ये कथानक का ही भाग है तो इसे मैं अलग ना करवाकर इसी के साथ करवाना चाह रही हूँ, तो प्लीज थोड़ा ध्यान दें। यहाँ पर ये कथानक के गुण हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम यहाँ पर देखेंगे कि त्रासदी का जो रचना विधान है या त्रासदी का जो संगठन संबंधी अंग है वो कौन कौन से होने चाहिए। आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि त्रासदी का रचना विधान, ये आप लिख सकते हैं, पॉइंट बना सकते हैं, हेडिंग डाल सकते हैं। त्रासदी का रचना विधान। त्रासदी के रचना विधान की अगर बात करें तो यहाँ पर ये बात ध्यान देना है कि कुछ ऐसे अंग जिनको इकट्ठा करके एक अच्छा कथानक बना लिया जाए या एक त्रासदी का पूरा कथानक तैयार कर लिया जाए। तो यहाँ पर 4 अंगों की बात अरस्तु करते हैं। पहला क्या है, प्रस्तावना। ये आप ध्यान दें कि पहला क्या है,
प्रस्तावना है। अब प्रस्तावना का अर्थ यहाँ पर क्या है? प्रस्तावना का अर्थ है आरंभिक भाग या शुरुआती भाग। आरंभिक भाग, प्रस्तावना का मतलब क्या है? आरंभिक भाग। देखिए, जो आरंभिक भाग है ये वृंदगान से पहले आता है। यहाँ पर जो त्रासदी की कथा वस्तु के लिए एक भूमिका मान सकते हैं हम इसे, कि ये एक भूमिका प्रस्तुत करता है त्रासदी की कथा वस्तु के लिए, और किसी भी त्रासदी में प्रस्तावना का होना जरूरी है। दूसरा भाग हम ले सकते हैं उपाख्यान। उपाख्यान, जो उपाख्यान है ये एक पूर्ण भाग है या पूर्ण अंश है किसका? त्रासदी के कथानक का। ये वृंदगानों के बीच रहता है। देखिए, मैं पहले लिख देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तीसरा क्या है यहाँ पर? वृंदगान। वृंदगान। और चौथा क्या है? चौथा है उपसंहार। उपसंहार, ये आप ध्यान दें। तो जो उपाख्यान है ये वृंदगान और प्रस्तावना के बीच में आता है। पहले प्रस्तावना आती है, बाद में उपाख्यान आता है, और तीसरा आता है वृंदगान। तो यहाँ पर जो उपाख्यान है ये नाटक के कथानक को अलग अलग स्थिति में विभाजित कर देता है। ये कथानक का एक अंश होकर भी अपने आप पूर्ण प्रतीत होता है। तो ये कथानक का एक भाग, क्योंकि पहले प्रस्तावना भी है, फिर वृंदगान भी है, फिर उपसंहार भी है। लेकिन जिसे हम मुख्य भाग कह सकते हैं वो क्या है? उपाख्यान है। इसके आरंभ में कलाकार मंच पर आकर अंत तक बने रहते हैं और अंत में चले जाते हैं। यहाँ पर आपकी किताब में ये भी दे रखा है कि जो प्राचीन यूनानी त्रासदी है उसमें कुल 30 उपाख्यानक होते थे। अगर आप चाहो तो इस बात को शामिल कर सकते हो, नहीं तो आप इसे छोड़ सकते हो। तो यहाँ पर जो उपाख्यान है ये कथानक का वो भाग है जो उसका अंग होता है, अंग है, लेकिन है वो अपने आप में पूर्ण, क्योंकि मुख्य कथा तो यहीं पर चलती है, मुख्य कथा तो इसी में शामिल रहती है। उसके बाद आता है उसके बाद आता है वृंदगान। अगर वृंदगान की बात करें तो वृंदगान जो है ये भावात्मक समीक्षा इसमें है, घटनाओं की भावात्मक समीक्षा इसमें होती है। वृंदगान में क्या होता है? इसमें गायक नाचते हुए रंगमंच पर आते हैं और त्रासदी की घटनाओं की भावात्मक समीक्षा करते हैं। भावात्मक समीक्षा करते हैं, और ये सामूहिक होता है। आप ये ध्यान दें कि एक व्यक्ति के द्वारा नहीं होता, बल्कि ये संख्या में अनेक व्यक्ति होते हैं और ये सामूहिक व्यवहार होता है। यानी बहुत सारे लोग, 5, 7, 10 लोग इकट्ठे होकर आकर वृंदगान गाते हैं। वृंदगान के 2 भाग होते हैं। एक होता है पूर्वगान, ध्यान दें यहाँ पर पूर्वगान, और दूसरा भाग होता है उत्तरगान। उत्तरगान, कुछ किताबों में इसका नाम अंतगान भी है। तो जो पूर्वगान है ये विचारों को उत्तेजित करने के लिए होता है। विचारों को उत्तेजित करता है ये, यानी विचारों को तेज करता है, हमारे मस्तिष्क को सोचने के लिए मजबूर करता है। और जो उत्तरगान है यानी बाद में जो गाया जाता है, इसमें दूषित विचारों का शमन होता है। यही तो त्रासदी का मुख्य उद्देश्य है, दूषित विचारों का शमन या नाश। दूषित विचारों का शमन होता है, समाप्त होते हैं दूषित विचार, या दूषित विचारों का नाश होता है। तो वृंदगान एक भावात्मक समीक्षा है पूरे कथानक की। ये सामूहिक रूप से होता है, यानी एक समूह रूप में वहां पर जो कलाकार हैं उपस्थित होते हैं और आकर वहां वृंदगान करते हैं। वृंद का मतलब ही तो क्या है? समूह, यानी समूह में गाया जाने वाला गान। पहले जो भाग है उसको पूर्वगान कहते हैं और बाद के भाग को उत्तरगान कहा जाता है। पूर्वगान में विचारों को जो गाया जाता है उसमें विचारों को उत्तेजित किया जाता है, यानी हम एक्साइटेड हो जाते हैं, हमारे विचार जो हैं तेज हो जाते हैं उस जो कथानक का मूल भाव है उसके साथ। उत्तरगान में दूषित विचारों का शमन होता है, यानी हमारी आंखों से आंसू बहना या हमारे शरीर में अचानक से रोमांच का भाव आ जाना, वो कहाँ होता है? उत्तरगान में। यही तो त्रासदी का मूल उद्देश्य होता है। उसके बाद आता है उपसंहार। उपसंहार वो अंग है जिसके बाद कोई वृंदगान नहीं होता, और यहाँ पर क्या होता है? सत्य का उद्घाटन। सत्य का उद्घाटन यहीं पर होता है। इसे अंतिम घटना कैटस्ट्रोफी भी कहा गया है।
भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो इसे फलागम भी कहा जाता है, यानी फल की प्राप्ति, फल का आगमन। तो यहाँ पर क्या होता है, जो सच्चाई है, वास्तविकता है, वो उपसंहार में सामने आती है। निष्कर्ष भी कह सकते हैं कि किसी कथानक का निष्कर्ष कहाँ है, उपसंहार में है। तो ये त्रासदी का रचना विधान है, यानी जब हम किसी त्रासदी के कथानक की रचना करते हैं तो हमें इन 4 बातों को ध्यान में रखना होता है। पहला है प्रस्तावना, दूसरा है उपाख्यान, तीसरा है वृंदगान और चौथा क्या है, उपसंहार है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और जो मैं ये टाइप नहीं कर पाई, इसके लिए अगर कोई दिक्कत लगे तो आप मुझे बताना, मैं दोबारा से इसको शामिल कर दूंगी। इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि ये जो प्रश्न आज मैंने करवाया है आपकी परीक्षा में उपयोगी हो, ऐसी मेरी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।